शायद 1000 होंगी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सबकी बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी, और ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअल्टीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं, और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। वालेकुम। जनरल शाहिद अजीज़ साहब ने एक किताब लिखी है, और बहुत से ऐसे हकायक जो कारगिल वार के हवाले से हों या 12 अक्टूबर 99 या उससे दाएं बाएं क्या होता रहा पाकिस्तान में GHQ किस तरीके से ऑपरेट करता है और मुख्तलिफ फ़ौजी फैसले कैसे लिए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंक दिया और ये कहा कि हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, तो क्या पाकिस्तान को बचा पाए या वही हुआ जो पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ में हुआ करता है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके हवाले से एक नुक्ता नज़र अपना जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक, इसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ बयान किया है। तो हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, हमने जनरल मुशर्रफ साहब से भी मुख्तलिफ सवालात पूछे, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया, तो इसके जवाब में ये क्या कहते हैं वो आज पूछेंगे। जनरल शाहिद अजीज़ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले कारगिल से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी उसी के दाएं बाएं घूम रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से हमने पूछा कि क्या उस वक्त वज़ीर आज़म से आपने इजाज़त ली? उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक छोटा लोकलाइज्ड इवेंट था LOC के ऊपर, और वो गोली आए तो जवाब में गोली मारनी है नहीं मारनी प्राइम मिनिस्टर से, तो इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहते हैं कि सिवाय 4 के किसी को पता नहीं था। वो इससे ज़रा मुख्तलिफ कहानी बयान करते हैं। प्रोटोकॉल वाइज क्या चीज़ें, SOPs क्या थे, किस किस को पता होना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर उस नौयत का ऑपरेशन होता जैसा कि जनरल मुशर्रफ बयान कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर गोली चल जाती या एक आध मोर्चे पे कोई झगड़ा होता कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार है या उस पार है, तो फिर तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक नॉर्मल काम है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में होता रहता है, मैं भी वहाँ रहा हुआ हूँ। लेकिन ये इस नौयत का ऑपरेशन था नहीं, क्योंकि जो इसका अंजाम निकला वो सबके सामने है। कितना, फिर जनरल मुशर्रफ खुद कह रहे हैं कि हमने कितना बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया, एक टैक्टिकल ऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक नताइज निकले, तो ये फिर छोटी सी नौयत की बात तो ना हुई। आप कहते हैं आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया? जी हाँ, आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया, और NLI यूनिट्स, हालांकि वो इन दैट सेंस उस वक्त आर्मी रेगुलर्स नहीं थे, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे कमांड कर रहे थे। और ये कहना कि वो रेंजर्स और FC की नौयत के ट्रुप्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। रेंजर्स और FC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे परफॉर्म करती है। क्या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ही थी या उसके अलावा भी? नहीं, रेगुलर यूनिट्स भी थी। रेगुलर यूनिट्स भी थी जी। कितने लोगों को भेजा गया था? नहीं, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ कि कितने लोगों को भेजा गया, लेकिन 500-600 लोग नहीं थे यकीनन। आपने कहा हजारों जवानों का खून जो है वो वहां बहा दिया। नहीं, मुझसे पूछा गया था कितने थे, मैंने कहा मुझे कैजुअल्टी नहीं पता, शायद हजारों का खून बहा से मतलब है उसमें जख्मी भी शामिल हैं, लेकिन जो डेड बॉडीज थी, मैंने कहा मेरा एक अंदाजा था कि तकरीबन शायद 1000 होंगी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी, और ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअल्टीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं, और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना? प्लान भी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेज दिया, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर आप पर अपनी किताब में कहते हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी, एयरपोर्ट भी, एक ले वाली स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद थी, उनके रास्ते नहीं कटते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शाहरग से पकड़ लिया था और वो सियाचिन तक और रसाई थी ही नहीं।
नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग जीएस हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे कहा गया आप जीएस हेडक्वार्टर के साथ बैठ के दोबारा तज्जिया करें। फिर मैंने अगले हफ्ते अपना तज्जिया पेश किया और तमाम वो तरीके बताए जिस तरीके से इंडिया उनको सप्लाई कर सकता था। तो सब जो रेगुलर यूनिट्स थी आर्मी की वो 10 कोर थी जी, 10 कोर की यूनिट्स थी जो वहां डिप्लॉयड होती यूनिट्स। कब ये फैसला हुआ कि हम अब और यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस निकलना? कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारे लिए, उसके बाद मुझे एक दफा कहा गया था कि तज्जिया करके बताएं कि इन पोस्टों का गिरना कैसे रोका जा सकता है। तो जब मैंने तज्जिया किया तो मुझे पता चला कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रह गई थी जिनसे हम इन पोस्टों का गिरना रोक सकते। एयरफोर्स हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। तो मैंने एक मशवरा दिया कि कश्मीर में किसी और जगह एक छोटा सा महाज खोल के, ताकि यहां से उनको ट्रुप्स निकाल के वहां ले जाने पड़े, क्योंकि कश्मीर से बहुत ज्यादा तोपखाना और सिपा वहां पर गए हुए थे। विड्रॉल तो ये एक वाहिद तरीका था कि उससे उनके ऊपर से दबाव हटाया जा सकता। विड्रॉल का फैसला किसने लिया कि फौज वापस बुला लें, अब तो अपने जवान शहीद हो रहे? देखिए, जो तो पोस्टें हमसे गिर गईं, हालांकि हमारे जवान बहुत ही दिलेरी से लड़े, लेकिन वो हालात कुछ इस किस्म के और तैयारी इस किस्म की नामुकम्मल थी कि जिसके ये असरात निकले। और बाकी फिर जब सीज फायर हो गया नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पर, तो उसके बाद फिर विथड्रॉल का फैसला हो गया। नवाज शरीफ साहब को अमेरिका भेजने में किसका रोल था? नवाज शरीफ का अपना या जनरल परवेज मुशर्रफ? मैं इस बात से वाकिफ नहीं। फौज ने इस पे, लेकिन ये बात यकीनी है कि जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन वहां मजबूत थी और अगर दुश्मन जितना मर्जी चाहता हमें वहां से नहीं निकाल सकता था, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पोजीशनें गिर रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे साइड से सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, हम अपने ही फौजियों को राशन और गोला बारूद देने में नहीं, इस तरह नहीं है। कोई सप्लाई लाइन उस पहाड़ के इलाके में ऐसी कोई सप्लाई लाइन नहीं होती। लोअर लेवल पर जाकर, पीछे लेवल पर तो सप्लाई लाइन होती है, लेकिन यह है कि जो चोटियां हमने पकड़ी हुई थी, हिंदुस्तान के ज्यादा फौज उन चोटियों पर कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी सिपाही बहुत दिलेरी से लड़ रहे थे। तो वो उन चोटियों के इर्द गिर्द वाले वादियों और नालों के अंदर भर गए थे, जिनकी वजह से छोटे लेवल पर रसद उनको नहीं पहुंचाई जा सकती थी। तो उन जवानों का क्या बना जो चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे? लड़ते रहे वो। कई जगह पर तो विथड्रॉल ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया, और वो तमाम और वहीं पर आखिर गोली आखिरी इंसान तक लड़े, वहीं शहीद हो गए तमाम लोग। हम जिन बार बार जिक्र करते थे वो टाइगर हिल 5353, जी उस पर बहुत लड़ाई हुई। तो वो हमारे जवान कितने थे उन हिल्स के ऊपर? नहीं, मैं ये डिटेल से वाकिफ नहीं हूँ। कितना जिम्मेदार जानते हैं ये शहादतों का जनरल परवेज मुशर्रफ को? कितना जिम्मेदार ठहराता हूं? देखिए, ये ऑपरेशन किसी बदनीयती से नहीं किया गया। प्लानिंग गलत थी, तैयारी नामुकम्मल थी, जो कि कमांडर एफसीएनओ को चाहिए था, बिकॉज वो डायरेक्ट ग्राउंड पे कमांडर थे, कि बताते कि मेरी क्या तैयारी है क्या। लेकिन क्योंकि जनरल मुशर्रफ का ये जायजा था कि दुश्मन का इतना बड़ा जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर ये assumption कैसे थी कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? कैसे अज्यूम कर लिया गया? मैं एक बात कह रहा हूं, हम मारेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा? नहीं, उनका ख्याल था इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर छोटी सी जवाबी कार्रवाई को रखा जाता तो फिर तो वो सफिशिएंटली तैयार थे। तो बेसिस का प्रॉब्लम वहीं से हुआ कि आपने दुश्मन के रिएक्शन की असेसमेंट गलत की। अगर वो असेसमेंट आपकी सही होती और दुश्मन का रिएक्शन, अब जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी असेसमेंट गलत नहीं थी, उसका ओवर रिएक्शन था। तो आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन इंडिया वालों ने जवाब में मारा ज्यादा हमें, क्या आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन की ही करनी थी ना। आपने किताब अपनी में एक जुमला लिखा है कि कारगिल के वाक़े ने 12 अक्टूबर 99 इक़्तिदार पर कब्जे की राह हमवार की। नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं लिख रहा कि वो वाकया इस वजह से किया गया कि राह हमवार हो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर उसमें से कुछ नतीजा निकला मुशर्रफ के लिए, तो वो सिर्फ यही निकला कि उसके अंजाम में 12 अक्टूबर के हालात पैदा हो गए। क्यों उनके इख्तलाफात पैदा हो गए नवाज शरीफ साहब से? मेरा ख्याल है कारगिल की वजह से, क्योंकि शायद नवाज शरीफ के कुछ साथियों का उन पर जोर था कि कारगिल की इंक्वायरी कराई जाए, मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शायद ये भी उनके जहन में एक कुछ ऐसे नाम जहन में है जो इसरार कर रहे थे कि नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो सियासी फिगर्स थे, मुझे इस तरह याद नहीं। फौज के अंदर क्या रद्द-ए-अमल था? कोर कमांडर्स लेवल की तो आपको वाक़ियत होगी। नहीं, मैं क्योंकि आईएसआई में था तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं डीजी एनालिसिस था, बहुत मसरूफ जगह पे था, और कारगिल के बाद इतने
उसके असरात थे, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर से भी डील करता था आईएसआई के बिहाफ पे, कि वो उनको संभालने में मेरा वक्त लग जाता था बहुत ज़्यादा। इतना लेकिन मुझे पता है कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इनकी खबरें आनी शुरू हुई तो उसका रद्द अमल बहुत बुरा था, खासकर जूनियर ऑफिसर्स में। सीनियर ऑफिसर्स शायद इतनी बातें खुलकर करते नहीं, लेकिन मुझे जो खबरें मिल रही थी कि उसका बहुत शदीद रद्द अमल था जूनियर ऑफिसर्स में, खासकर कमांडर एफसीएनए के खिलाफ। आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो कुछ इनकी इंटेंशन थी जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने के हवाले से, उस वक्त के डीजीआईएसआई और दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल से आपने उनके नाम भी तहरीर किए हुए किताब में, वो जनरल परवेज मुशर्रफ को रिपोर्ट्स दे रहे थे। ये सिलसिला 12 अक्टूबर से कितने दिन पहले शुरू हो चुका था? देखिए, मैं आया हूं तकरीबन सितंबर में, अभी कारगिल के आफ्टर इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए थे कि मैं एमओ में आ गया, और एमओ निहायत मसरूफ दफ्तर है, डीजी एनालिसिस भी बहुत मसरूफ जगह है। वहां पर आने के बाद शायद मेरे आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बात मुझ पर खुल चुकी थी कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव है, और ये मसला इस तरह नज़र आ रहा है कि मुशर्रफ साहब की कोई तैयारी है कि हुकूमत को हटाया जाए। लेकिन अब मुझे तारीखें ठीक याद नहीं है, लेकिन फिर बाद में मेरी जन अजीज़ से तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात होती थी, वो सीजीएस होते थे, तो वो बात ऐसे शुरू हुई कि एक चीफ को हटाकर फेंक दिया है, दूसरे को हटा रहे हैं, ये कोई चपरासी तो नहीं है कि इतनी आसानी से निकाल कर भेज दे, फौज की कोई इज्जत होती है। और हाँ, यकीनन हमारे दिल में इसकी बहुत रंजिश थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फौज में भी और मुल्क में भी उस वक्त बहुत बुरे तासुरात थे। क्यों? उनकी क्या वजूहत थी? मीडिया, आप उन दिनों के अखबारात उठा के देखेंगे तो वो भरे हुए इन किस्म की खबरों से कि क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट फौज में। ऐसी क्या चीज थी जो नवाज शरीफ साहब गलत कर रहे थे? देखिए, एक एटमी धमाके के बाद के जो असरात थे ना, उसकी कुछ खबरें आई। अब मैं कह नहीं सकता, सुनी सुनाई बातें होती हैं, और वो सुनी सुनाई बातें ही फौज में फैल रही होती हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब के आपका एक जुमला है, यह मैं आपको कोट कर देता हूँ, फिर लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। आप पेज 189 पे लिख रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से कि आखिरकार नवाज शरीफ साहब मान गए और हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो क्या वो रिलक्टेंट थे, नहीं तैयार थे? जी हाँ, काफ़ी हिंदुस्तान के धमाका होने के काफ़ी अरसे तक वो इस चीज़ का फैसला न कर पाए कि एटमी धमाका हम करें या न करें, क्योंकि उन पर बैरूनी दबाव भी था कि मत करो, और एक किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर भी था, एक कंसर्न भी था कि करो, और एक शायद ये ख्वाहिश भी होगी दिल में कि मैं करके एक हिस्टोरिकल इवेंट का करने वाला बन जाऊंगा। और मुझे इतना पता है कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, एक दफ़ा हमने एमओ से उनको टॉकिंग पॉइंट्स भी दिए थे, कन्विंसिंग नवाज शरीफ की इजाज़त दे दी। वो जनरल जहांगीर करामत को दिए थे, क्योंकि वो नवाज शरीफ के साथ इस सिलसिले में एक मीटिंग पर जा रहे थे। तो उसकी खबरें मुझे तो खबरें अपने डीजीएमओ और सीजीएस के थ्रू पता चलती थी क्या बात हुई। तो मुझे यही पता चल रहा था कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे इस धमाके को कराने में। जनरल जहांगीर करामत ने पहले दिन से ही हमें गो अहेड दे दी थी कि पूरी तैयारियां शुरू कर दो। 14 मई को जब भारत ने किया, उन्होंने कहा गो अहेड। दूसरे दिन से हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था पेंडिंग द डिसीजन, जब गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा, लेकिन आप अपनी तैयारियां जारी रखें। आप कब तैयार हो? 2 हफ्ते का टाइम लगा है उनके धमाके से और हमारे धमाके के बीच में। हमें तकरीबन इतना वक्त चाहिए था, हम बड़ी मुश्किल से इन 2 हफ्तों में तैयार हो पाए। तो आप 28 मई तक रेडी होने के लिए वैसे ही टाइम चाहिए था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको फिर ड्रैग नहीं किया ना? नहीं, लेकिन वो डिसीजन नहीं आया ना। एक डिसीजन आ जाता है तो एक उसकी एनवायरनमेंट, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर वो रिलक्टेंट थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर कायल कैसे हुआ? तैयारी में उसका खलल नहीं पड़ा, लेकिन हमारे दिल में खदशात और परेशानियां रहती थी कि तो फौज इसीलिए कंसर्न थी मियां साहब के हवाले से कि बड़े रिलक्टेंट है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये बात नहीं, लेकिन ये एक चीज उनके एक माइंड में एक बोझ तो रहता है ना। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मुल्क में फाइनेंसेस को हैंडल किया, जब सैंक्शंस लगे, फॉरेन अकाउंट्स मुंजमद हुए, उनके फॉरेन ट्रिप्स के जो अंजाम निकले, फिर उसकी जो बातें निकलती थी, फिर बाकी करप्शन के इल्जामात चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पे गड़बड़ होने का एक इशू चल रहा था, तो उस बिना पर नवाज शरीफ साहब का इंप्रेशन फौज हाँ, फिर आर्मी के चीफ को इस तरह हटा देना एक बात कह देने पर। आप एक जगह जिक्र कर रहे हैं कि जब वो रिपोर्ट्स आ रही, रंजिशें शदीद थी, रंजिशें शदीद थी कि जनरल मुशर्रफ को बताया जा रहा था कि मियां साहब जनरल ज़िया को लगाने वाले। एक शायद वाकया आपकी किताब में मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारी इतला यह है कि जब ये खबरें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पहुंची और इख्तलाफात की खबरें ज़्यादा आम हो गई, तो मियां साहब के वालिद ग्रामी अब तो हयात नहीं है, कहा यह जाता है कि वब्बा जी ने बुलाया मियां साहब को भी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी,
और वहाँ दोनों को बिठा के आपस में कहा कि तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में लड़ना नहीं है, और सुलह सफाई करवाई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म भी थे उन्होंने उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बना दिया। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, बात दुरुस्त इस तरह से है कि जनरल मुशर्रफ ये बात बता चुके, मेरा ख्याल एक से ज्यादा दफा मुख्तलिफ महफिलों में जहां मैं भी मौजूद था, मैंने खुद उनको ये बात बताते हुए सुना है। आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि आपने खुद ये बात सुनी जनरल मुशर्रफ के मुंह से? तो फिर जब सुलह हो गई थी, अब्बा जी ने सुलह करवा दी थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी लग गए थे, फिर वो प्रॉब्लम कहाँ से आई 12 अक्टूबर वाली? प्रॉब्लम इस तरह आई कि उसके बावजूद उनको खबरें मिलती रहीं कि नवाज शरीफ इस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर भी इस किस्म की कुछ बातें की जिसकी खबर MI के जरिए से GHQ में आती रहीं। कुछ दुबई में भी गए, वहां भी कुछ लोग आए, वहां मीटिंग्स हुई। तो किन से? MI के जरिए खबरें आती थी। दुबई में मीटिंग नवाज शरीफ साहब की किससे हुई जिसकी खबरें? मुझे तफसील से याद नहीं है बातें, लेकिन कुछ मीटिंग इसी सिलसिले की हुई थी। जनरल ज़िया भी थे वहां पे, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट? उस वक्त यही सुनने में आया था कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट भी वहां मौजूद। हाँ, उस वक्त यही सुनने में। क्या जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट बीइंग हेड ऑफ ISI इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम चीज़ों से बेखबर थे, बिल्कुल लाइल्म थे कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं टेक ओवर से तकरीबन 1 महीना पहले जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के साथ काम कर रहा था। नहायत नेक और मतलब अच्छे इंसान थे वो भी। मैं नहीं समझता कि ISI इन चीज़ों से लाइल्म थी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जैसे MI जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ साइड के लोगों की इत्तलात फराहम कर रहे थे, तो जो फौज में तैयारियां हो रही थी मिलिट्री टेक ओवर की, जो कुछ ना कुछ ISI को यकीनन नजर आ रही होंगी, वो नवाज शरीफ साहब को भी बता रहे होंगे। इस तरह से दोनों सिमत में एक लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फिजा बढ़ती जा रही थी। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? क्योंकि आपने अपनी किताब में लिखा है कि 3 लोगों को कंट्रोल करना था, जिसमें एक आप थे जो मिलिट्री ऑपरेशंस को डील कर रहे थे। मैं खुद इस बात पे जनरल अजीज थे और जनरल महमूद। क्योंकि जब फौज प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ गई है तो इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे फेरेट कार्स खड़ी हुई थी पुलिस की। इसका मतलब है कि जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को प्रमोट किया तो उनको कुछ ना कुछ खदशा जरूर था कि कोई रिएक्शन होगा। जब इस वजह से आर्मड कार्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़ी हुई थी, तो अगर उनको ये खदशा था तो इस खदशे का सद्देबाब तो पिंडी में होता है, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब वो बुनियादी फैसला नहीं ले सके जो उन्हें लेना चाहिए था कि वो 3 लोग जिन्होंने फौज को आगे भेजने पहले उनको कंट्रोल करते। हाँ, जनरल अजीज और जनरल महमूद टेनिस खेल रहे थे, मैं घर पे था। यह एक टेक्निकल मिस्टेक थी नवाज शरीफ साहब की। हो सकता है 10 कोर के जर्नैल के ऊपर हाथ रखते तो वो हो सकता है ज्यादा अच्छे तरीके से संभाला ले लेते, 111 ब्रिगेड एडवांस ना करता। 10 कोर का कमांडर तो आर्मी चीफ की मर्जी से लगता है ना। तो मियां साहब मेरे ख्याल में यहाँ मार खा गए। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का कंट्रोल शायद वहां उतना मौसर हो ना। हो सकता है। एक ब्रेक ले लें, इस नुक्ते पे एक ब्रेक ले लें जी, वापस आएंगे तो और बातें करेंगे और बातें पूछेंगे किताब के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। What beauty feels like. वेलकम बैक। जनरल शाहिद अजीज हमारे साथ है। जनरल साहब, जब 9/11 के बाद हम अमेरिका के इत्तेहादी बने तो कोर कमांडर्स लेवल पे यकीनन बड़ी तफसील से बात हुई होगी। जी, हुई थी। जनरल साहब ने बताया कि हमारी एंगेजमेंट की लिमिट क्या है, कोर कमांडर्स के लेवल पे डिस्कशन। देखिए, मैं 9/11 के तकरीबन 1 महीने के बाद प्रमोट होकर GHQ आया। मैं मरी में डिवीजन कमांड कर रहा था। इतना मुझे पता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो मैंने सुना था, और मुझे ये भी पता है कि कुछ कोर कमांडर्स ने इस पर बहुत सख्ती से एतराज़ किया था अब तालिबान के खिलाफ होने पर। लेकिन मुशर्रफ साहब ने उनको ये बताया कि हमारी एटमी सलाहियत को खदशा है, अमेरिका हमें बॉम्ब करके स्टोन एज में भेज देगा, हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे बल्कि हम इस जंग से बाहर रहेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई होती, कोई मुसलमान मुल्क हमारे फेवर में नहीं खड़ा होता। तो आज अफगानिस्तान पे हमला है, अगर 4-6 और मुस्लिम ममालिक खड़े होते हैं तो हम भी साथ दे देंगे, हम इस लड़ाई से बाहर रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। कोई रेड लाइंस क्या होंगी पाकिस्तान की? ये कोर कमांडर्स लेवल पे तो शुरू में कह दिया कि न्यूट्रल रहेंगे, तो बात खत्म हो गई कि हम इससे बाहर हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें खुलनी शुरू हुई। तो जब मुशर्रफ साहब
कोई बात पता चलती उनको कहा जाता तो वो ये कहते थे कि तुम लोग छोटी सी तस्वीर देखते हो, मैं बड़े लेवल पर हर चीज़ देख रहा हूँ, मैं भी मुल्क के लिए उतना ही फिक्रमंद हूँ, तुम लोगों को एहसास नहीं है कि आज हम किस कदर शदीद दबाव में हैं, जो कुछ करना है वो मैं मजबूरी से कर रहा हूँ, मैं कोई खुशी से नहीं कर रहा। क्या कोर कमांडर्स ने अप्रूवल दी थी जब 3 एयर बेसिस हमने दे दी अमरीकनों को? नहीं, वो तो किसी को पता ही नहीं था। वो तो उन्होंने हु टुक दैट डिसीजन अगर किसी को पता नहीं था? नहीं, मुशर्रफ साहब ने GHQ में आके ये कहा कि अमेरिकन हमसे एयरबेस मांग रहे हैं जैकबाबाद का, कि अगर उनका पायलट जख्मी हो जाए, जहाज डैमेज हो जाए तो इमरजेंसी में लैंड कर सके। तो मैंने कहा कि सर ये तो आपने न्यूट्रलिटी का कहा हुआ है, ये सबसे पहला इशू उठा था। तो कहने लगे कि नहीं वो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। तो जनरल अजीज भी बैठे थे, जनरल यूसुफ बैठे थे, वाइस चीफ थे वो उस वक्त, और MO के स्टाफ बैठा था, DGMO वगैरह। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सर ये ना करें, तो वो नाराज़ हो गए, कहने लगे मैं उनको प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो देन इट्स डन, मैंने तो वो हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पता चला कि एक बटालियन भेज दो वहाँ डिफेंस के लिए, तो फिर वो बटालियन चली गई। फिर उस बटालियन के ऑफिसरों के थ्रू न्यूज़ ट्रिकल करती हुई पहुंची कि वो बटालियन को एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया, वहाँ अमेरिकन पहले से मौजूद थे। ये जो 3 एयर बेसिस हमने दी थी अमेरिकनों को, जब हम दे चुके थे उसके बाद आपको इजाजत मिली अंदर जाने की किसी एयरबेस के अंदर? नहीं मिली। वो फुली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन, उनके पास थी, फुली ऑपरेशनल अमेरिकन ट्रूप्स यूज कर रहे थे। अमेरिकन ट्रूप्स यूज कर रहे थे, हमारे ड्रोन अंदर जाने की इजाजत ड्रोन भी हमारे इसी बेस से जैकबाबाद से ऑपरेट हो रहे थे। मेरा ख्याल है नहीं, जैकबाबाद और पसनी से उनकी एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी और ड्रोन शमसी से कर रहे थे। ड्रोन शमसी एयरबेस से यूज कर रहे थे। ये फौज के इल्म में बात आ चुकी थी, लेकिन कोर ने कुछ नहीं किया, कोर कमांडर्स ने नहीं। शमसी एयरबेस एक दफा पहले भी यूज हुआ था, शुरू में जब अमेरिकन के ऑपरेशंस हो रहे थे तालिबान के खिलाफ, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स और अपने कार्गो से कुछ सामान भी उतारा था। ये किस जमाने की बात है? वो ये बिल्कुल शुरू में 9/11 के फौरी बाद। हाँ, जब उनकी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू, फौरी बात तो उन्होंने हवाई कार्रवाइयां शुरू की थी ना। अच्छा, ये किस स्टेज पे आपको जाके पता चला? एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ ये उन्होंने किया था तालिबान की सप्लाई लाइंस काटने के लिए शमसी से। हमें पता चला था एक दफा कि एक वाकया हुआ, उसमें पाकिस्तानी एक यूनिट जा रही थी, हमला हुआ, उसमें बाद में हमले की जब तफसीलात आई तो पता चला 3 अमरीकी फौजी भी साथ थे, वो भी मारे गए। जी, तो नहीं मारे नहीं गए थे, ये एक KPK के एक वाकये में। अच्छा, हो सकता है या जख्मी थे, बहरहाल हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कब ये आप लोगों के नॉलेज में आया कि अमेरिकन ट्रूप्स तो पाकिस्तानी यूनिट के साथ मौजूद हैं? शुरू में हमें ये काम दिया गया जिस वक्त अमेरिका के ऑपरेशन चल रहे थे और तोरा बोरा की तरफ बढ़ रही थी उनकी फौजें, तो हमें इस काम पर लगा दिया गया कि आप इस चीज का हिसाब लगाएं कि फाटा के इलाके में गैर मुल्की कितने रहते हैं। गैर मुल्की वो मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान के पुराने जहाद में आए थे और अमेरिका उनको सपोर्ट करता था रूस के खिलाफ, तो उसका हिसाब लगाने का काम फौज को मिल गया। तो वो कागज पेंसिल लेके घर घर उनको तलाश करते फिरते थे। तो इस तरह एक घर में उन्होंने जब उनको खबर मिली कि यहाँ गैर मुल्की रहते हैं, तो उन्होंने दस्तक दी। तो एक शख्स बाहर निकला, उसने कहा कि उन्होंने कहा हम घर देखना चाहते हैं, गैर मुल्की रहते हैं। उसने कहा यहाँ नहीं रहते। तो उसने कहा फिर आप थोड़ा ठहर जाएं, मैं ज़रा औरतों बच्चों को साइड पे कर लूँ, फिर आप अंदर आके तलाशी ले लें। फिर वो अंदर चला गया। काफ़ी देर के बाद वो दोबारा आया, उसने कहा आप अंदर आ जाएं। तो कुछ अफसरान घर के अंदर दाखिल हुए तलाशी लेने के लिए, तो अंदर मुजाहिदीन थे, उन्होंने फायर खोल दिया। फिर ये लोग जो दरवाजे के करीब थे वो बाहर निकल आए, कुछ वहाँ शहीद हो गए। फिर इस घर का घेरा ले लिया गया, जो फौज थी साथ उसके कुछ SSG थे घेर। इस तमाम बाद में रात को मुजाहिदीन वहां से वो घेरा तोड़ के भागने में कामयाब हो गए। इस पूरे इवेंट की वीडियो भी बनाई गई, और जब इस इवेंट ये रिपोर्ट हुआ और इसकी वीडियो आई, और तो मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ पर ये जो फौजी यूनिट गई थी, इनके शायद 2 अमरीकी भी थे। तो मैंने ये ऑपरेशन किस इलाके में हो रहा था? नहीं, मुझे इलाका याद नहीं। इलाका याद नहीं। हाँ, लेकिन उस वीडियो क्लिप में साउथ वजीरिस्तान का इलाका था, लेकिन मुझे सही एग्जैक्ट जगह का नाम 2 अमेरिकन भी साथ मौजूद थे। जी। CIA सेल्स पाकिस्तान में जब ऑपरेट करना शुरू करते हैं, या जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स रेमंड डेविस टाइप आ गए, तो कभी कोर में डिस्कस हुआ कि कितनों का? नहीं, ये मेरे रहने में CIA का तो पता था, CIA सेल्स का नहीं पता था, लेकिन इतना मुझे पता चल गया था। और वो भी आर्मी को इस रंग में बताया गया कि पहले ये बताया गया कि क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनके कम्युनिकेशंस को मॉनिटर कर सकें,
और कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करके इनकी सही लोकेशंस मालूम कर सकें। जो लोग क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने ये नहीं कहा था कि हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा यह कि अमेरिकन इस बात पर बहुत नाराज हैं कि हमारी सरजमीन अमेरिका के फौजों के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हम क्योंकि न्यूट्रल हैं तो हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दे सकते। ये बेसिस था और ये जायज़ बेसिस था कि अगर हम न्यूट्रल रहते। अब उस सरजमीन को ना इस्तेमाल होने देने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि बॉर्डर्स पोरस है, लोग आते जाते हैं सारे। तो इसी सिलसिले में ड्रोन्स आने शुरू हुए कि वो सिर्फ सर्वेलेंस करेंगे, उनको फायर करने की इजाज़त नहीं थी। और वो उनका जो ग्राउंड यूनिट होती है उसके साथ हमारा ऑफिसर भी बैठेगा और सर्वेलेंस के जरिए वो मालूम करेंगे कि कहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, फॉरेन टेररिस्ट, जिसमें जनरल मुशर्रफ ने क्लियर किया था कि अफगानी शामिल नहीं है, अफगानी शामिल नहीं। और फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन हमारी यूनिट करेंगी। ड्रोन्स ने फिर फायर भी करने शुरू कर दिए, जिस पर मुशर्रफ साहब से जब एहतजाज होता वो कहते हैं मैं तो बहुत मना करता हूं, वो लोग नहीं सुनते, अब मैं क्या करूं। नेक मोहम्मद वाली स्ट्राइक किसने करवाई थी? कि अमेरिका ने थी, अब कार्रवाई किसने थी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेशन होता था वो आईएसआई का होता था, फौज का नहीं होता था, मुझे इतना पता। और वो कोऑपरेशन बढ़ते बढ़ते फिर फाटा से पूरे पाकिस्तान में फैल गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कम्युनिकेशन मॉनिटर करनी थी, क्योंकि मुजाहिदीन या जिनको टेररिस्ट कहते हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में फैल चुके थे। तो इस तरह फिर मुझे ये खबर भी मिली कि आईएसआई ने अमेरिकन को इजाज़त दे दी है कि वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हासिल करें, यानी कि पाकिस्तानियों को रिक्रूट करें डॉलर देके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये बहुत सीरियस है मैटर, बहुत सीरियस मैटर है। CIA डायरेक्टली पे करके, जिस तरह ये हमारा एक फाटा में डायरेक्टली पे करना शुरू शकील अफरीदी जो था वो इंगेज था एक फेक पोलियो कैंपेन के अंदर, कि तो इस तरह के लोगों ने इंगेज कर लिए लोग। मैं नहीं समझता कि किसी जगह ये हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा था, अब शायद खत्म हो गया हो। बीइंग चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के आपके लेकिन नॉलेज ये में है जो कि कितने अमेरिकन ट्रूप्स या CIA ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे? कोई स्टडी इस पे कंडक्ट की गई? नहीं, ये तो आईएसआई के थ्रू होता था। लेकिन हाँ, इतना याद है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स थे, जिस तरह तरबेला में हमारा एक ट्रेनिंग अड्डा था, मैं वहां गया तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है और वो मेरी नॉलेज में था। उन दिनों में मैं CES था। वो हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट्स को नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी देते थे, जो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। और जब सब कुछ ये सब हो रहा था तो हम उस पर खुश थे कि हमारे पायलट्स को ये ट्रेनिंग मिल रही है। उन्होंने जो स्पेशल टास्क फोर्स थी उस एरिया में ऑपरेट करने के लिए उसको इक्विप भी किया था, उनका इक्विपमेंट भी वहीं रखा था। काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स तैयार की गई थी जो ये कबायली इलाकों में ऑपरेशन वगैरह में हिस्सा लेने के लिए तरबेला किया गया था, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारी सरजमीन से अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च ना किए जाएं। कभी कोर और ये बात मुशर्रफ साहब को मैंने खुद कही थी कि सर हम जो फाटा में ऑपरेशंस कर रहे हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर इसका क्या जवाब दें कि हमारी सरजमीन से लोग अफगानिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। मैंने कहा फिर अगर अमेरिका मजबूर है, क्योंकि हम न्यूट्रल है, हम तो नहीं, हम उनको रोक सकते हैं, हम उनसे कहते हैं हमें इस पर फेंस लगा दें, हमें इसकी मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी दे दें, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी थी। फेंस लगाना भी प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था। बाकी हम इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करके ला सकते हैं, लेकिन ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं जिसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है और हम अपनी आवाम को अपने खिलाफ कर लेते हैं, इन ऑपरेशंस को ना करें। तो वो कहने लगे फिर अमेरिका ऑपरेशन करेगा। तो मैंने कहा सर हमारे लिए ये बेहतर है कि हम ना करें, और अगर अमेरिका ऑपरेशन करेगा और हम उसे नहीं रोक सकते तो हम कम से कम इंटरनेशनल फोरम्स पे शोर कर सकते हैं, हम कम से कम अपनी आबादी को अपने खिलाफ तो नहीं कर लेंगे, जो मुसलमानों का कत्ल गारत खुद तो नहीं करेंगे। कोर कमांडर्स की मंजूरी होती थी कबायली इलाकों में ऑपरेशन के हवाले से? नहीं, तो कबायली इलाकों में ऑपरेशंस इस बेसिस पर शुरू हुए ना कि ये यहाँ से अमेरिका, लेकिन कोर कमांडर्स अगर ऑन बोर्ड थे तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव विजडम उनकी यही सजेस्ट करती थी कि ठीक है, गो अहेड। कोई चारा नहीं था उस वक्त सिवाय इसके कि अगर आप अमेरिका के साथ हैं, कि सिवाय इसके कि पाकिस्तान से एमिनेट करने वाले ऑपरेशंस अगेंस्ट द अमेरिका रोके जाएं। अब जब जनरल मुशर्रफ ने वहां तोपखाना इस्तेमाल शुरू किया तो सब इसके खिलाफ थे, सब ने बहुत कहा कि तोपखाना मत लगाएं, क्योंकि तोपखाने से कोलैटरल डैमेज होता है। ग्राउंड पर इन्फेंट्री ट्रुप्स जाए या हेलीबोर्न फोर्सेस जाएं, वो ऑपरेशन करें। फिर बाद में एयरफोर्स भी यूज होने लगी। अब ये तोपखाना और एयरफोर्स से तो मैसिव कोलैटरल डैमेज होता है। एक ब्रेक ले लें, जिस नुक्ते पे वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जो आम हेयर रिमूवल लोशन के मुकाबले में बनाए आपकी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग। वीट अब हेयर रिमूवल लोशन में भी।
वेलकम बैक। जनरल शाहिद अजीज साहब, आपने जिक्र किया अमरीकियों की प्रेजेंस का, CIA के सेल्स का, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। आपसे मैंने काफ़ी अरसा पहले एक इंटरव्यू किया था, तो आपने अमेरिकन इक्विपमेंट का भी पाकिस्तान के रास्ते गुजर के जाने का जिक्र किया था, ग्वादर पोर्ट का भी तस्करा आया था। वो मैं दोबारा आज आपसे पूछना चाहूँगा, ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल हुई हैवी इक्विपमेंट लाने के लिए अमरीकनों की? जब मैं फौज से रिटायर होकर नैब में आ गया तो उन दिनों गवादर की ज़मीन के काफ़ी मसाइल चल रहे थे कि सरकारी ज़मीन प्राइवेट लोगों ने ले ली है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस सिलसिले में मुशर्रफ साहब का भी उसमें काफ़ी बड़ा एक बहरहाल कुछ बातें चल रही थी। प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट का पीस था। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट ज़मीनें वहाँ लेकर गए थे। तो उसके वो काफ़ी लार्ज ट्रैक्स में लोगों ने ज़मीनें ली थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ प्लॉट और समथिंग। इन्हें कनॉल नहीं था, वो तो 1 स्क्वायर किलोमीटर या 2 स्क्वायर किलोमीटर इस तरह की ज़मीनें थी। तो मैं उस सिलसिले में एक्चुअली उस इंक्वायरी से मुशर्रफ साहब ने मुझे रोक दिया था, क्योंकि उनको लोगों ने बताया था कि ये आपका गवादर प्रोजेक्ट स्टॉप कराने के लिए इंक्वायरी कर रहा है। यहाँ तक बात। हालांकि जब मैं नैब में पहुंचा हूं तो इस इंक्वायरी को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट हो चुका था और DG नैब कोयटा बलूचिस्तान गवर्नर के दफ्तर में जाके उस एग्रीमेंट पे साइन करने वाले थे। जब मैं पहुंचा हूं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं साइन करने जा रहा हूं, तमाम पार्टियां इन्वॉल्व है, मैं कोई साइन नहीं होगा, कोई नैब इसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगा। जब गलत है, अगर गलत है आप उससे बाहर रहें। इक्विपमेंट वाला सवाल रह जाएगा। इक्विपमेंट वाला सवाल ये कि जब मैं वहां गया तो वहां पे एक फौजी रिटायर ऑफिसर गवादर पोर्ट में काम कर रहा था। वो मुझे मिलने आया कि एक रिटायर्ड फौजी जर्नल आया हुआ है। तो बातों बातों में उसने मुझे कहा कि यहाँ तो बहुत बड़ा अमेरिका की एक एम्फीबियस लैंडिंग हुई थी जो पानी के जहाज़ों से लाकर सामान उतारा गया था। मैंने कहा नहीं, कब हुई थी? तो उसने जो वक्त बताया उस वक्त में CGS था। मैंने कहा हो नहीं सकता, अगर हुई होगी तो मुझे पता होगा। उसने कहा आप सुबह चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ जगह। वो सुबह मुझे ले गया, वहां पर बाकायदा APCs के ट्रैक्स के निशान थे, वो पूरा बीच हेड के मोर्चे खुदे हुए थे, बाकी और टेल मार्क्स बहुत से नजर आ रहे थे। मैं बहुत परेशान हुआ। तो इसका मतलब है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के नॉलेज के बगैर भी बाला भी ऐसी चीजें हो गई। मैंने वापस आके जनरल यूसुफ से पूछा, वो भी रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा मुझे कानो कान खबर नहीं। हालांकि जब वो ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान नेवी को पता होगा, एयरफोर्स को पता होगा, कराची के कोर कमांडर को पता होगा, इंटेलिजेंस को पता, क्योंकि कोस्ट गार्ड वहां लगी हुई है। वो कराची कोर कमांडर के नीचे ऑपरेशनली कंट्रोल होती है। तो बाला ही बाला सब कुछ हो गया। लेकिन वो जनरल मुशर्रफ का कुछ निजाम ऐसा था कि वो जिससे काम कराना होता तो जो कहते हैं ना नीड टू नो बेसिस, उसको बताते थे, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि जहां से उनको खदशा होता था कि कोई रेजिस्टेंस आएगी, कोई सवाल जवाब होंगे, बहस होगी, उस चैनल को बाईपास करके जाते थे। आप अब क्यों बोल रहे हैं? आपने नैब की अपॉइंटमेंट ले ली, मजे से अच्छा खासा तगड़ी पोस्ट पे आप रहे, आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे, आप बोले क्यों नहीं? देखें, मैं जो बोलता था मैं मीडिया के अंदर तो नहीं बोल सकता था ना। मुझे हुकूमत से रिटायर होने के 2 साल बाद तक कानूनी तौर पर इजाजत नहीं थी। मैं 2007 में नैब से निकला हूं। मैंने 2009 में अखबारों में भी लिखा, मीडिया पे भी बोला। फिर मैं चुप इसलिए हो गया कि मीडिया का फोकस पर्सनैलिटीज पे होता है, इश्यूज पे नहीं होता था उन दिनों जब मैं कर रहा था। तो वो इश्यूज की बात नहीं करते थे। फिर मैंने सोचा कोई फायदा नहीं है। फिर मैं कुछ दिन वैसे ही बैठा रहा। मैं किताब लिखने से रिलक्टेंट इसलिए था कि मैंने कहा यार अब जो कुछ किया है, अब किताब में लिख कर मैं क्या हासिल करूंगा। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने बड़ा जोर दिया कि तुम लिखो, कुछ तो करो। फिर मैं किताब लिखने लगा तो उसमें काफी वक्त लग गया। लेकिन ये गैर आईनी गैर कानूनी कामों का आप हिस्सा बने, इसकी तो सजा है फौज के अंदर भी और आईने पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, सजा है। लेकिन देखिए वो हिस्सा बनना एक माहौल के तहत था। 9/11 के बाद एक माहौल था, मिलिट्री टेक ओवर का एक माहौल था। मेरी जो कमजोरियां वो मैं मानता हूं, लेकिन एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक चीज थी। और एक सिर्फ मैं तो नहीं था ना, पूरी हुकूमत की मशीनरी थी, आपकी एंटायर ब्यूरोक्रेसी थी, मीडिया था, बड़े बड़े इस मुल्क के लोग थे, तमाम की तमाम फौज थी। अभी 3 जनरलों को NLC स्कैम के हवाले से दोबारा बुला लिया गया यूनिफॉर्म के अंदर ट्रायल करने के लिए। तो क्यों ना ट्रायल किया जाए, देखा जाए जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, जनरल शाहिद अजीज ने क्या किया, बाकी लोग देखें। मैं समझता हूं कि हर अहम चीज पर जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है, मेरे रहने में मिलिट्री टेक ओवर, कारगिल, 9/11 के बाद अमेरिका के साथ गठजोड़, ये 3 चीजें मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा के गई। अमेरिका से गठजोड़ का भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा इन तमाम चीजों में मैं ये कह रहा हूं, इन तमाम बातों में सबसे ज्यादा नुकसान इसका है और वो होता चला जा रहा है। और खदशा ये कि इसके बाद बहुत सख्त होगा। इस पे कमीशन होना चाहिए, तमाम पर कमीशन होना चाहिए। तमाम जिम्मेदार लोग जो इस कौम को नुकसान सजा के लिए तैयार हैं आप अगर मुद्दे इल्जाम ठहराएंगे? यकीनन। मैं तो कह रहा हूं, मैं गवाह हूं इन तमाम चीजों का। मैंने इसीलिए किताब में गवाही लिखी है। मैं कोर्ट में गवाही दूंगा अपने खिलाफ भी, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन मेरा उतना ही कसूर है जितना मैं कर रहा था।
और मैं सजा के लिए तैयार हूं, वरना मैं इतनी बातें क्यों लिखता। आपकी जो रिलीजियस लीनिंग्स है, बाज लोगों का ख्याल यह है कि शायद कोई हिजबुल तहरीर से आपको मोहब्बत हो गई है, टीटीपी के खिलाफ आप वो कह रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ना करें कबायली इलाकों में, शायद टीटीपी से आपके कोई मामला तय हो गए। कोई वो जो है ना तालिबान, एक जनरल अजीज को भी किसी जमाने में कहा जाता था, कोई उस टाइप का तो माहौल नहीं है कि हिजबुल तहरीर से मोहब्बत हो या टीटीपी वालों से? देखें, जो पावर्स टू बी और जो पॉलिसी चल रही होती है, जब कोई आदमी उसके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर इसी किस्म के इल्जामात लगते हैं। जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, फिर आप उसकी जात पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। फिर इस किस्म की विस्परिंग कैंपेन्स शुरू करके उसको बदनाम किया जाता है कि यह आदमी का कोई एजेंडा है, ये किसी तंजीम के साथ मिला हुआ है। मैं चूंकि मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहता हूं, इसलिए मुल्क में जो तंजीमें इस्लामी निज़ाम चाहती हैं वो यकीनन मुझसे आके लोग मिलते हैं, मैं उनको समझाता भी हूं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं किसी तंजीम का हिस्सा हूं या किसी साजिश में हिस्सा, मेरा कोई ढका छुपा। क्या हिजबुल तहरीर का हिस्सा है आप? मैं किसी तंजीम का हिस्सा नहीं हूं, ना डॉक्टर इसरार की तंजीम का, ना हिजबुत है। वैसे तो मैं तबलीगी जमात के साथ भी 3 दिन गया था, बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड आउट कि ये लोग क्या करते हैं, कौन लोग हैं। लेकिन मेरा किसी के साथ भी दिल नहीं लगता, मैं किसी के पीछे नहीं चलता। मैं सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर इस मुल्क की खातिर चला हूं। मेरी जात को, मेरे घराने को, मेरे सब को बहुत ज्यादा थ्रेट है। मैं समझता हूं इस किताब को लिखने से पहले कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं इस कौम की खातिर। मैं कसूरवार हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं। जो मेरा नुकसान होगा वो मेरा ड्यू है, मुझ पर वो नुकसान होना चाहिए। लेकिन जो लोग भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अगर जाती लेवल पर आकर मुझसे ये बातें कर रहे हैं तो मैं भी जाती लेवल तक गिर सकता हूं अपने और अपने बच्चों के दिफा के लिए। मैं जिन दिनों में चेयरमैन नैब था, मेरे पास बहुत सारे इस मुल्क के अहम लोगों के दस्तावेजी सबूत आते थे, जिसकी कॉपी में अपने पास रख लेता था, इस खदशे से कि कहीं ऐसा ना हो कि नैब में असर और रसूख की वजह से ये अहम कागजात गायब कर दी जाए। उसमें सिर्फ करप्शन की चीजें नहीं थी, उसमें मॉरल टर्पिट्यूड के भी बहुत से इश्यूज थे। मुझे इतना ना धकेलें कि मैं पर्सनल हो जाऊं और इस मुल्क का नुकसान होगा। ये जो डिटेल्स हैं ये सिर्फ सिविलियंस की है या जिसकी भी हैं, जो सर्विस लोगों की भी, जो भी हैं वो जानते हैं इन बातों को। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि जाती लेवल पर ना आए। अगर मेरे खिलाफ कोई काम, मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, मेरे खिलाफ कानूनी चाराचोई करे, मैं सर झुकाकर अपने आप को कानून के आगे खड़ा कर दूंगा। मुझे इससे कोई वो नहीं है। आपने जीएचक्यू के हवाले से कुछ ऐसे तासुरात भी दिए हैं कि मैं एक वाकया पढ़ रहा था आपकी किताब से कि लाइव वेस्ट खरीदी, जवान उतरे पानी में तो डूब गए, 5 लोग उसी में मर गए। देखिए, क्या इतना करप्शन का लेवल इतना है? नहीं, करप्शन का लेवल, मुझसे किसी ने पहले भी ये कहा था कि शायद जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि वो कल परसों किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि सारी फौज कर, अल्लाह ना करे ऐसी बात मैंने कभी सोची हो। फौज इस मुल्क का सबसे बेहतरीन अदारा है, इसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं। अगर आज इस मुल्क में कोई अदारा है जिसके बेसिस पर यह मुल्क खड़ा है तो वो या फौज है या आज का सुप्रीम कोर्ट। आज से पहले वाले सुप्रीम कोर्ट को मेरा एतकाद नहीं था। जो माशरे में हमारी करप्शन और खराबियां फैली हैं उसके असरात फौज में भी आए हैं और फौज उनको कंट्रोल करती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ गंद उसके अंदर जरूर है। और फौज को अगर इस गंद को साफ करने में रिलक्टेंस होती है तो वो रिलक्टेंस सिर्फ इस वजह से होती है कि अगर 4 जर्नैलों को सजा दी जाएगी तो फौज की बदनामी होगी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि यह बदनामी नहीं होगी, इस बात से न डरें। इसको छुपाने की वजह से खराबी ज्यादा फैल रही है, वो बदनामी से ज्यादा बुरी है। वो खराबी ट्रिकल होकर नीचे जाती, एक दफा बदनामी होगी उसके बाद वो खराबी खत्म हो जाएगी ना, सब सीधे हो जाएंगे। कुछ आपके जो तासुरात हैं कबायली इलाकों में ऑपरेशन के हवाले से, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो फौज के अंदर चेन ऑफ कमांड है वो आपके ख्यालात, आपके तासुरात और आपकी तहरीर पढ़ के उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हो रहे वो होंगे, यकीनन होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फौज के अंदर आज भी फाटा में ऑपरेशंस पर रिलक्टेंसेस हैं, खासकर यंग ऑफिसर्स के बीच में बहुत पशेमानियां हैं इस ऑपरेशंस पर। लोग कर रहे हैं। मसलन मैंने आपको एक किस्सा बताऊं कि एक सिपाही छुट्टी पर आया, मेरे घर के करीब रहता है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर उसकी यूनिट का था, वो आ गया। उन दिनों मेरी यूनिट पेशावर में थी। मैंने कहा कैसे हालात चल रहे हैं, तुम लोग पेशावर में एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं? कहने लगा सर बस हालात का आपको क्या बताऊं, जब सुबह कोच से राइफल निकालते हैं हर सिपाही के मुंह पर यह दुआ होती है कि या अल्लाह आज मेरी राइफल से गोली ना निकले। मैंने कहा क्यों? कहने लगा सर निकली तो किसी मुसलमान को लगेगी। ये फौज के डिसिप्लिन पर बहुत बड़ा स्ट्रेन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पॉलिसी को देखे। इतनी आला फौज है, उसके डिसिप्लिन को इस तरह स्ट्रेन न करे। जिस फौज ने ये पॉलिसी शुरू की थी उन्होंने रिव्यू किया इसे? फौज ने नहीं शुरू की थी, फौजी हुक्मरान ने शुरू की थी।
वो सियासी हुक्मरान था इस मुल्क का वर्दी में। अब रिव्यू हुआ? आज भी हुक्मरान ये काम कर रहा है, फौज हुकूमत के ताबे। अगर फौज हुकूमत के हुक्म के काम ना करे, फिर आप कहेंगे फौज इंडिपेंडेंट अदारा है। फौज हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक चल रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस पॉलिसी को रिव्यू करे, कोई रास्ता ढूंढे इसमें से निकलने का। फौज को इस तरह ना खींचे कि वो टूट जाए। जनरल शाहिद अजीज साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। इसमें बहुत से और सवाल हैं, आइंदा आने वाले दिनों में फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि आपसे उनका जवाब मांगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। थैंक यू।